हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेरिलोम। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को कवर करेंगे और ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो क्या क्या टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बात करेंगे व्हाई टीपीए इज इंट्रोड्यूस्ड, कि टीपीए आया क्यों था, उसके आने के पीछे का रीजन क्या है मेन। तो ठीक है, इसके ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हुई है इसके अंदर, एंड देन लेजिस्लेटिव की कॉम्पिटेंस की बात करेंगे, एंड देन फर्दर सबसे मेन टॉपिक जो इस वीडियो का है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। टीपीए कब का एक्ट है? 1882 का। रिमेंबर, ये डेट याद रखनी बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या ये एग्जॉस्टिव है या फिर टीपीए को किसी और एक्ट की या फिर किसी और अदर लॉज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या फिर ये एक टीपीए जो है वो अपने आप में सफिशिएंट है। तो इसकी बात करेंगे हम, ठीक है, और नॉट। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन से डील करते हैं। हाँ, तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है 1882 का है, जिसको आगे हम फर्दर टीपीए से बुलाएंगे, ठीक है। ये मेन लॉ है जो कि गवर्न करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को, मतलब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे पर्सन। रिमेंबर, वो जो पर्सन होने चाहिए कौन से होने चाहिए? लिविंग पर्सन होने चाहिए। और ये क्या ले डाउन करता है? कुछ रूल्स फॉर ट्रांजेक्शंस सच एज सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट एंड एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है। कुछ रूल्स बताता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो कि रिलेटेड होंगे सेल से, मॉर्गेज से, लीज से, एक्सचेंज से, गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम से। अब सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये एक्ट जो है बताता है कि कैसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी है वो लीगली ट्रांसफर की जा सकती है फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन, एंड व्हाट्स राइट्स एंड ड्यूटीज द पार्टीज हैव, एंड राइट्स एंड ड्यूटीज रिलेटेड टू सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट एंड एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है। अब हम ब्रीफ हिस्ट्री की बात करते हैं। पहले एक एक ये टॉपिक देख लेते हैं हम कि व्हाई टीपीए इज इंट्रोड्यूस्ड, कि व्हाई टीपीए इज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, क्या जरूरत थी हमें, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड। तो अगर हम टीपीए को बाइफरकेट करते हैं, देखो टीपीए को ही अगर हम बाइफरकेट कर देते हैं तो इसका सेक्शन आगे फर्दर पढ़ोगे तुम, बट एक ओवरव्यू की तरह बताते हैं हम, ठीक है। तो सेक्शन 5 से जो 37 है इसके, वो डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ये एमपी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी एंड आईएमपी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 5 से 37 किससे डील कर रहा होगा? मूवेबल प्लस इमूवेबल से। एंड फर्दर सेक्शन 38 से 53A जो है सेक्शंस, ये किससे डील कर रहे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से ओनली, ठीक है। ये जो सेक्शंस है ये इमूवेबल पे नहीं लगते, ठीक है। एंड फर्दर अगर आप बात करो तो सेल की, ठीक है, सेल जो कि इसमें टीपीए के अंडर दी हुई है, ठीक है, सेल की, मॉर्गेज की, लीज डीड की, लीज डीड की, ये जो चीजें हैं ना, ये किस में दी हुई है? ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, मतलब सेल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड लीज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम गिफ्ट की बात कर रहे हैं, गिफ्ट की, तो ये किस पे अप्लाई हो रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस मूवेबल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो अब ये देखो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो किस पे मूवेबल वाला, मूवेबल प्रॉपर्टी से जो सेक्शंस इसमें आ रहे हैं जो कि हैं 5 से 37, टीपी के अंदर तो सिर्फ कुछ ही सेक्शंस हैं जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे सेक्शंस जो है किससे, सबसे मेजर जो सेक्शंस हैं वो किससे डील कर रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। तो जब बात मूवेबल प्रॉपर्टी की आती है तो मूवेबल प्रॉपर्टी का जब हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो किस में दिया हुआ है? या तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दिया हुआ है, गुड्स एक्ट में, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का किसमें दिया हुआ था? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी स्पेसिफिक लॉ पहले था ही नहीं था, नो स्पेसिफिक लॉ, ठीक है, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था इसके लिए। अब हम बात किससे की कर रहे हैं? प्रायर टू 1882। अब प्रायर टू 1882 जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमें ट्रांसफर करना होता था तो हम कैसे कर रहे होते थे? क्या क्या प्रिंसिपल्स थे जो कि ट्रांसफर करने पे अप्लाई किए जाते थे ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के? वो थे जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, या गुड कंसाइंस, इसके बेसिस पे डील किए जाते थे, ठीक है। अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है हमारा? 1872 का, ठीक है। 1872 के आसपास हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए प्रोविजंस आ चुके थे, लेकिन 1882 तक हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो अभी भी इन प्रिंसिपल से डील कर रही थी। कौन कौन से? जस्टिस से, इक्विटी से एंड गुड कंसाइंस से। तो
हेंस हमें इसलिए हमें जो है लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब हम ट्रांसफर करना पड़ रहा होता है तो फिर हमें एक प्रॉपर एक्ट चाहिए था जिसके रूप में हमारे सामने आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब समझ में है कि हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए प्रोविजंस थे या फिर एक्ट्स थे जो कि डील करेगा ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन जब बात आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो उससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी एक्ट नहीं था, ठीक है, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी है मेन। अब ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो 1882 से पहले इंडिया डिड नॉट हैव अ सिंगल लॉ लीडिंग विद द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स, दैट्स व्हाट आई सेड कि इंडिया के पास कोई लॉ ही नहीं था 1882 तक भी जिसमें कि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमें आ चुका था सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि है 1872 का, मतलब हमारे पास दो आ चुके थे इसके, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक भी नहीं था, ठीक है। तो डिफरेंट कोड्स जो है वो डिफरेंट कोड्स फॉलो, कोई इंग्लिश लॉ को फॉलो कर रहा था, कोई लोकल कस्टम्स को, कोई हिंदू लॉ को, कोई मुस्लिम लॉ को। अब हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ इनके ये पर्सनल लॉज में आते हैं और इनके पर्सनल लॉज में अलग ही प्रोविजंस दिए हुए हैं ट्रांसफर से रिलेटेड, ठीक है। जब बात आती है ट्रांसफर की, अभी तुम पढ़ोगे कि भाई कुछ जो प्रोविजंस है ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, ठीक है, वो मुस्लिम लॉ पे अप्लाई होते ही नहीं है, ठीक है। और फिर मेन चलता था हमारा, सबसे मेन होता था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, जो आज भी पंजाब में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। पंजाब में आज भी जो टीपीए है वो है नहीं, वहां पे अभी भी ट्रांसफर करना होता है किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो किससे होता है, जस्टिस एंड इक्विटी से के बेसिस पर। तो एज अ रिजल्ट देयर वाज अ कंफ्यूजन एंड इनकंसिस्टेंसी। अब वेरियस जजमेंट्स आई, किसी जजमेंट में कुछ कहा जाता था, किसी जजमेंट में कुछ कहा जाता था, क्योंकि जजेस तो अपनी अपनी अकॉर्डिंग समझ के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन देंगे, कोई एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस तो हमारे पास था ही नहीं। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड अलग अलग कंफ्यूजन आई, अलग अलग जजमेंट्स आए, ठीक है। तो टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म सिस्टम, एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट करा एक लॉ को, जो जिसका नाम दिया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो कि विच केम इनटू फोर्स थ्रू आउट द ब्रिटिश इंडिया, और सारे पूरे ब्रिटिश इंडिया पे लागू हुआ ये, ठीक है। अब इनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट की बात करें तो सबसे पहले नेम ऑफ द एक्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एक्ट का नंबर क्या है, ये नंबर याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। यू नो व्हाट, अगर आप जुडिशियल की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तब तो ये नंबर याद रखना 100% कंपल्सरी है, लेकिन अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, किसी लॉ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर ये नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लिख के आते हो तो ये एक प्लस पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इनेक्ट कब हुआ, 17 फरवरी 1882 में इनेक्टमेंट हुई, एंड एनफोर्समेंट कब हुई, 1 जुलाई 1882, ठीक है। रिमेंबर 17 फैब 1882 को इसकी इनेक्टमेंट थी, एंड वही एनफोर्समेंट कब थी, 107 एट 1882 को। अब ये पास किसके द्वारा किया गया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें सबसे मेन है आपको ये वाला याद रखना, ये याद रखना एंड ये याद रखना, और ये तो अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है। मीनिंग की बात करें तो इनेक्टमेंट मींस द डेट ऑन विच द लॉ वाज पास्ड। इनेक्टमेंट क्या होता है, इनेक्ट कब हुआ था, याद करो, सोचो। इनेक्ट हुआ था 17 फरवरी 1882 का। तो इनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस दिन लॉ पास हुआ था, लेकिन एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि द डेट ऑन विच द लॉ एक्चुअली स्टार्टेड ऑपरेटिंग, मतलब इस दिन से ऑपरेट हुआ था, इस दिन से लॉ पास हो गया था। अब देखो, अगर हम देखें तो यहाँ इस टाइम के आसपास हमारा ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा, ठीक है, फिर फर्दर हमारा पास होगा लेजिस्लेचर में, ठीक है, देन यहाँ इस डेट पे एनफोर्समेंट आएगी, ठीक है। एनफोर्समेंट कब हुई थी हमारी, रिमेंबर, सोचो थोड़ा, 1 जुलाई 1882, वेरी गुड, ठीक है। एंड पास कब हुआ था, 17 फरवरी 1882 को। Thus the act was passed on 17 February 1882 and became effective on 1 July 1882. अब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करें तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चेंज लेके आया जाए, मेड इन अ लॉ और विद इन अ लॉ, ठीक है। मतलब हम या तो देखो अमेंडमेंट क्या होता है कि एक लॉ चलता आ रहा है, अब उसी में ही कोई चीज हमें ये लगता है कि अमेंड करनी है, मतलब चेंजेस लेकर आने, तो उसी लॉ के अंदर ही चेंजेस ला दो, उस पूरे लॉ को बदलने की बजाय उसी के अंदर ही चेंज ला दो, ठीक है। तो अमेंडमेंट कब आया था, 1929 में। So this was the most important amendment. It introduced the doctrine of part performance. अभी डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस हम बाद में देखेंगे कि क्या है होता है, ठीक है, बट एक जस्ट जिस्ट की तरह याद रख लो कि पार्ट परफॉर्मेंस क्या होगा कि एक पार्टी ने अपना पार्ट प्रिपेयर कर दिया, दूसरी पार्टी अपने पार्ट को प्रिपेयर नहीं कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस लग जाता है कि हम तो अपना पार्ट परफॉर्मेंस मतलब लाइक हम तो अपना पार्ट करना चाहते हैं लेकिन दूसरे वाला नहीं करना चाहता, और हालांकि वो पहले जो दूसरे वाला पर्सन है वो एग्री कर चुका था। तो सेक्शन 53A जो है वो डील करता है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस से। तो और नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड मॉर्गेज लॉज। मॉर्गेज लॉज को इम्प्रूव किया गया था और क्लैरिफाइड किया गया था रूल्स रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी ट्रांसफर। फिर फर्दर अमेंडमेंट आती है 2001 और 2002 की, ठीक है। इसमें सबसे मेन आता है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड,
ठीक है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आता है, एग्रीमेंट टू सेल से रिलेटेड आता है, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सर्टेन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंपल्सरी कर दिए गए जो कि रजिस्ट्रेशन में होंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, मतलब लाइक कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स कर दिए कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, ठीक है। इसमें रिड्यूस किया गया फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को और इंक्रीज की गई ट्रांसपेरेंसी इन प्रॉपर्टी डीलिंग्स में। फर्दर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात करें हम, तो मीनिंग क्या है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का? लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस मींस व्हिच अथॉरिटी हैज द पावर, कौन सी अथॉरिटी के पास पावर है टू मेक लॉज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अदर देन द एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर फॉल्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब ये टीपीए जो है किसका पार्ट है, रिमेंबर टीपीए किसका पार्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि स्टेट और यूनियन दोनों ही लॉज बना सकते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। Therefore, Parliament can make laws and state legislatures can also make the laws. If there is a conflict between the central and the state, the central law generally prevails under Article 254 of the Indian Constitution. Indian Constitution. ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें हम, तो मैटर्स रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चरल लैंड आर लार्जली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट लॉज। तो मतलब एग्रीकल्चरल लैंड जब आ जाते हैं तो स्टेट लॉज आ जाते हैं हमारे, ठीक है। देयरफॉर स्टेट लॉज में मॉडिफाई और ओवरराइड द टीपीए इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो स्टेट लॉज जो हैं जो उनके खुद के लोकल लॉज होते हैं, ठीक है, वो प्रिवेल करेंगे ओवर टीपीए, विल प्रिवेल ओवर टीपीए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट कह लो या ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, कि इसका मेन पर्पस क्या था, ये क्यों आया है, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या था इस एक्ट का, जैसे कि मैंने बताया था कि टीपीए की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल एक्ट नहीं था, ठीक है। तो एक तो यूनिफॉर्म रूल्स लेके आने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए। सी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीपीए जो है वो उसका 75% जो पोर्शन है वो डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। लेकिन अगर ये बात पूछी जाए कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कौन से टाइप की प्रॉपर्टी से डील करता है, मूवेबल या फिर और इमूवेबल, तो यहाँ पे आंसर आएगा बोथ, ठीक है, यहाँ पे बोथ आंसर आएगा। यहाँ पे हम सिंपल ऑल्दो 75% इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को बिल्कुल ही नहीं डील कर रहा होता है ये। तो टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म लॉज, फर्दर जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि क्यों आया था ये। तो यूनिफॉर्म लॉज को प्रोवाइड करने के लिए, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए, एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। ट्रांसफरर कौन होता है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, एंड ट्रांसफरी कौन होता है, जो जिसके ये कह लो जिसके नाम पर प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। तो टू मेक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस सेफ एंड लीगली सर्टेन एंड टू रिड्यूस द डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए। सिंगल सेंटेंस में बात करें तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू रेगुलेट एंड सिंप्लीफाई द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन्स। ये सिर्फ लिविंग पर्सन से डील करता है, ये हमें आगे फर्दर एक सेक्शन में पढ़ेंगे भी, ठीक है, सेक्शन 5 में पढ़ेंगे हम। अब स्कोप की बात करें तो इस एक्ट का स्कोप क्या है। स्कोप मींस द एरिया और एक्सटेंट टू व्हिच द एक्ट अप्लाइज, कि एक ऐसा एरिया मतलब ऐसे बाउंड्रीज सेट नहीं कर देते कि भाई कहाँ तक ये अपना एरिया है। तो ऐसे टीपीए बोलता है कि टीपीए का स्कोप क्या की बात करें तो टीपीए का स्कोप क्या कहता है कि भाई ये वाला अपना एरिया। अब इस एरिया के अंदर कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सा एरिया आता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर्स बिटवीन लिविंग पर्सन, जब दो ट्रांसफर करना होता है बिटवीन द लिविंग पर्सन, तब क्या आता है टीपीए एक्ट में, ठीक है। तो द एक्ट डील्स विद ट्रांसफर्स मेड बाय द लिविंग पर्सन्स। इंटरवाइवोस का मतलब भी यही होता है, ट्रांसफर बिटवीन द ड्यूरिंग द लाइफ टाइम या फिर बिटवीन द लिविंग पर्सन्स, जैसे कि सेल ऑफ अ हाउस, मॉर्गेज ऑफ अ लैंड, गिफ्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड लीज ऑफ द शॉप। ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, और ऐसा होना चाहिए ये नहीं है कि इंटरस्टेट सक्सेशन आ जाए, मतलब देखो इंटरस्टेट सक्सेशन आ जाए या ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये होता है एक्ट ऑफ पार्टीज, एक पार्टी ने अपनी स्वेच्छा से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करा, या फिर ऐसे ये वाले ट्रांसफर नहीं आएंगे इसके अंदर जो कि कोर्ट डिग्री की वजह से आ जाते हैं। तो ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में क्या कहता है कि द एक्ट अप्लाइज व्हेन पार्टी वॉलंटरीली, मतलब अपनी स्वेच्छा से ट्रांसफर करती है एक प्रॉपर्टी को, जैसे ए सेल करता है अपने हाउस को बी को, दिस इज कवर्ड बाय दिस एक्ट, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करें तो एक्ट डिफाइन करता है कुछ राइट्स ऑफ द सेलर एंड द बायर एंड राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स एंड राइट्स ऑफ मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी एंड राइट्स ऑफ डोनर एंड डोनी, ठीक है। आगे हम इन टर्म का मतलब समझेंगे, डोनर कौन होता है, डोनी कौन होता है, मॉर्गेजर कौन होता है, मॉर्गेजी कौन होता है, ठीक है। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर की बात करें तो क्या क्या मोड्स है ट्रांसफर करने के। द एक्ट कंटेन्स डिटेल्ड रूल्स रिगार्डिंग
सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट एंड एक्शनेबल क्लेम्स, यही सारे टॉपिक जो है वो डील करता है टीपीए। और ये सारे जो है, देखो गिफ्ट जो लगता है वो इमूवेबल प्लस मूवेबल दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टीज में लगता है, लेकिन सेल जो है वो जो टीपीए डील करता है, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी किस में गिवन है, ठीक है, किस में गिवन है, सोगा में गिवन है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है, लेकिन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो टीपीए में गिवन है, ठीक है। मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही हो सकता है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या होता है, प्लेज होता है, ठीक है। लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है, एक्सचेंज इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है, एंड एक्शनेबल क्लेम भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये एक्ट क्या क्या कवर नहीं करता है। दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एवरी काइंड ऑफ ट्रांसफर, हर एक काइंड ऑफ ट्रांसफर पे अप्लाई नहीं होता। अब कौन कौन से ऐसे ट्रांसफर है जो कि जिस पे अप्लाई नहीं होता, ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऐसे ट्रांसफर जो कि ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू गया, लाइक प्रॉपर्टी ट्रांसफर दैट हैपन ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ लॉ, क्या आते हैं, इंटरस्टेट सक्सेशन वाली बात आ गई, इंटरस्टेट, ठीक है। इंटरस्टेट का मतलब होता है डाइज विदाउट विल, विदाउट विल, तो इसमें आगे इनहेरिटेंस, सक्सेशन, इंसॉल्वेंसी मतलब कि वो लाइक दिवाला निकल जाता है ना, ठीक है, तो वही वाला साइन आता है कि भाई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। और कुछ कोर्ट ऑप्शन की सेल्स जो कि है, ये सारी टॉपिक्स जो है टीबीए के अंडर नहीं होता है, ठीक है, इनके लिए अलग एक्ट है। अब ट्रांसफर बाय विल, ठीक है, इंटरस्टेट जो है वो इसमें नहीं होगा ऑपरेशन ऑफ लॉ में, बल्कि ट्रांसफर ऐसे ट्रांसफर जो कि सी, इंटरस्टेट का मतलब होता है अ पर्सन हु डाइज विदाउट विल, तो डाइज विदाउट विल में आ जाता है इनहेरिटेंस के थ्रू जो प्रॉपर्टी मिलती है हमें, ठीक है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट मतलब पर्सनल लॉज में गवर्न होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया ऑपरेशन ऑफ लॉ में, इससे भी टीपीए डील नहीं करता है। एंड फर्दर आ गया, अब देखो विल के, देखो विल के अकॉर्डिंग, विल से नहीं बनाई हुई प्रॉपर्टी वो भी टीपीए नहीं करता, एंड विल से बनाई हुई प्रॉपर्टी भी टीपीए डील नहीं करता, कि ट्रांसफर थ्रू अ विल इज गवर्न्ड बाय अ इंडियन सक्सेशन एक्ट, नॉट बाय द टीपीए, ठीक है। सर्टेन एग्रीकल्चरल लैंड मैटर्स जो है, मेनी एग्रीकल्चरल लैंड इश्यूज आर गवर्न्ड बाय स्टेट लॉज। क्या ये एक्ट एग्जॉस्टिव है? नहीं, ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसको और भी लॉज की जरूरत पड़ती है। तो मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव की बात करें, लॉ दैट कंप्लीटली कवर्स द एंटायर सब्जेक्ट मैटर, लेकिन टीपीए जो है वो डील नहीं करता। ऐसा क्यों, व्हाई इज इट नॉट एग्जॉस्टिव? क्योंकि it covers only certain parts of the property law, कुछ ही certain parts deal करता है। Preamble says that the act aims to define the amendment of certain parts of the property. It does not claim to cover the whole field. Preamble ही कहता है, preamble टीपीए का जो preamble देखोगे आप, preamble वही खुद अपने आप में कहता है कि ये डिफाइन करता है और अमेंड करता है certain parts of property को, सारे ही पार्ट्स को नहीं डील कर रहा होता, क्योंकि देखो प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है वो मूवेबल का भी होता है, इमूवेबल का भी होता है, लेकिन टीपीए तो मेन इमूवेबल से डील कर रहा है एंड कुछ कुछ मूवेबल से। बाकी मूवेबल के लिए कौन सा एक्ट है, सोगा है, या फिर जो एक्ट ऑफ पार्टीज ने ऑपरेशन से जो ट्रांसफर किए गए हैं, तो ये अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, इसको फर्दर किसी लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जरूरत पड़ रही होती है, रजिस्ट्रेशन एक्ट की जरूरत पड़ रही होती है, और इंडियन सक्सेशन एक्ट की जरूरत पड़ रही होती है, अगर सारे ही टाइप के प्रॉपर्टी के ट्रांसफर्स को डील करने बैठेंगे हम सब, ठीक है। तो अदर लॉज जो भी अप्लाई होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड स्टेट लैंड लॉज। एंड कोर्ट अप्लाइज इक्विटी के प्रिंसिपल्स भी अप्लाई करते हैं। जब एक्ट साइलेंट होगा, व्हेनेवर द एक्ट इज साइलेंट, कोर्ट में अप्लाई जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, देयरफॉर द एक्ट इज नॉट कंप्लीट, नॉट अ कंप्लीट कोड। अब ओवरव्यू की बात करें होल टॉपिक के, तो वो इनेक्ट कब हुआ था, 17 फैब, याद है, 1702 1882 को, और फोर्स में कब आया, 1 जुलाई 1882 को। रेगुलेट करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन द लिविंग पर्संस एंड प्रोवाइड रूल्स रिलेटिंग टू द सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज एंड गिफ्ट, ठीक है, और एक्शनेबल क्लेम्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज एक्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, सर्टेनिटी, फेयरनेस एंड property transactions under the constitution. The transfer of property falls mainly within the concurrent list, enabling both Parliament and state legislature to legislate on its subject. The act is not exhaustive because it covers only certain aspects of the property laws and operates along with the other statutes, equitable principles, and judicial decisions. The Transfer of Property Act 1882 is the basic law governing transfers of property between living persons, but it is not a complete code and must be read with along with the other property laws. So that's it for today's video.